हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीवी क्लेम लर्निंग एंड शेयरिंग। दोस्तों, अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 90% चांस है 2022 में एग्जाम में पूछने की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है उसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप ले सकते हैं। मैंने जैसे लिखा है, अगर आप ऐसे लिखते तो आपका जो है ये 4 नंबर में अगर पूछता तो 4 नंबर आपको पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं कैसे आपको इसको लिखना है। क्वेश्चन है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब सिंपल सी पॉइंट ये है कि जनसंख्या है, उसके वितरण वितरण का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि ये जैसे मान लीजिए मैदान है, मैदान पे जनसंख्या को देखने को ज़्यादा मिल रही है, पठार पे उससे कम मिलती है और पर्वत पे उससे भी कम मिलती है। तो जनसंख्या को वितरण को कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो उनको डाल रहे हैं जिनके कारण जो है वो एक एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आपके सामने कारण क्या है? कारक यानी कारण मतलब रीज़न क्या है? तो सबसे पहला कारण आपके सामने ये है फ्रेंड्स कि जल की उपलब्धता। अगर जल की उपलब्धता देखा जाए ना, तो जल जो है वो पीने से लेकर पशुओं और फसलों, उद्योग और नौका संचालन के लिए उपयोग होता है। तो सिंपल सी पॉइंट है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड लिखा है, आप इसको 2-3 लाइन में ले सकते हैं। कैसे लिखेंगे इस बात को समझते हैं थोड़ा-सा। आप सभी जानते हैं कि जल की उपलब्धता जहाँ पे होगी, सिंपल सी बात है, जल वहाँ जल की तलाश में लोग अपने पशुओं को चराने के लिए, पशुओं को और उसका फसल उत्पादन के लिए और इसके बाद जो है मानव के जीवन के लिए तो जल तो समझ सकते हैं कि जल जो है एक बहुत बड़ा उपयोगी है जो मानव जीवन को निर्धारित करता है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो जल है उसके बिना तो जीवन भाई असंभव है ना? इसीलिए जल की उपलब्धता जहाँ पे होगी, मानव जीवन वहीं पे प्रभावित ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे भू आकृति। भू आकृति का मतलब ये है कि भू यानी भूमि, हमारी जो धरातल सतह है, आकृति मतलब उसका आकार कैसा है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, यहाँ पे मैदान पे ज़्यादा आबादी दिख रही है आपको, पठार पे उससे कम और पर्वत पे उससे कम। मतलब ये है कि यहाँ पे जनसंख्या को मैदान पे मूलभूत आवश्यकताएं जो उसको मैदान पे मिल जाती हैं, यही कारण है कि मैदान पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। पठार पे उससे कम, पर्वत पे भी उससे कम पाई जनसंख्या, पर्वत पे नाममात्र जनसंख्या होती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनसंख्या कैसे प्रभावित हो रही है। यहाँ पे लिखने का तरीका ये है कि मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि हमारी जो सुख सुविधाएं होती है वो मैदानी भाग पर आसानी से मिल जाती हैं, पठार पे पर्वत क्षेत्र पे नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु। जलवायु का प्रभाव फ्रेंड्स देखा तो जलवायु का प्रभाव जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जलवायु के प्रभाव में मौसमी जनसंख्या अर्थात मानसूनी जलवायु, कह सकते हैं कि जो मानसूनी प्रदेश होते हैं, जलवायु प्रदेश होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे निर्धारित होती है। अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है? और यहाँ पे जो भूमध्य ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, इसके बीच में यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इसके बीच में या इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे सघन जनसंख्या को देखने को मिलती है। यानी कर्क रेखा से ऊपर जो कर्क रेखा है, यहाँ से कर्क रेखा से लेकर जो है इधर मकर रेखा के बीच में आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु पाई जाती है वो अच्छी खासी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे शीतोष्ण और उष्ण जलवायु जो है, उष्ण जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा भी अच्छी खासी हो जाती है। तो यहाँ पे जलवायु जो है प्रभावित होती है। अगला बात करते हैं यहाँ पे जो है मिट्टी। मिट्टी के बारे में आप सभी जानते हैं कि मिट्टी भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है, लाल और पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये सब मिट्टी के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा लाई बनी बनी होती है, इन्हें कह सकते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध नदियों के द्वारा जो लगी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी उससे निर्मित होती है। वहाँ पे आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, क्योंकि वो मिट्टी उपजाऊ होती है और वहाँ पे कृषि क्षेत्र के लिए सबसे उपयोगी होती है, इसीलिए जनसंख्या वहाँ पे जो है निर्धारित मतलब प्रभावित ज़्यादा होती है। इसके बाद आप खनिज लिख सकते हैं। खनिज में जो क्षेत्र खनिज संपदा संपन्न होते हैं और औद्योगिक विकास के लिए जो है अधिक संभावना होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या प्रभावित होती है। सिंपल सी पॉइंट है। इसके बाद बात करें स्थिति की, तो स्थिति में क्या लिख सकते हैं कि विश्व में अधिकांश जनसंख्या समुद्री तटीय नदियों के किनारे आज जो है बसे होते हैं। तो उनकी लोकेशन जो स्थिति आप पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदी के किनारे, समुद्र के किनारे इनको जो है आसानी से सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से ले सकते हैं। मैंने एग्जांपल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। इसमें इस तरह से आपको पूरा नंबर मिलते हैं।
किसी क्षेत्र में निश्चित समय में बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि में जो है ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। वहीं बात करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कोई एक स्थान है, कोई एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 5 साल बाद, इसी क्षेत्र में 5 साल बाद जो है जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्षेत्र कोई है, यहाँ पे जो है 1000 जनसंख्या है, ठीक है, 1000 जनसंख्या है और 5 साल बाद अगर ये जनसंख्या 10,000 हो जाती है, 10,000 हो जाती है, तो यही जो बढ़ोतरी है, वही जो बढ़ोतरी है, यही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो आई होप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है जनसंख्या वृद्धि के प्रकार बताइए, जनसंख्या वृद्धि कौन-कौन प्रकार होते हैं? तो एक होती है प्राकृतिक वृद्धि वृद्धि जो नेचुरल ग्रोथ होती है, प्राकृतिक वृद्धि। इसमें पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं? इसमें किसी क्षेत्र में 2 समयांतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ाने वाली जनसंख्या जो होती है, इसमें होता क्या है, प्राकृतिक जनसंख्या अगर आपको निकालना है तो जिनमें जितने बच्चे जन्म लिए हैं और जितने लोग की मृत्यु हुई है उसको माइनस कर दें जन्म में से, तो आपका प्राकृतिक जनसंख्या जो वो नेचुरल निकल के सामने आ जाएगी। तो यहाँ से ये जो आपका फार्मूला है इसको भी लिख देंगे तो आपका परफेक्ट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से पूछ सकता है, यहाँ पे दे सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक जनसंख्या भी हो सकती है। तो धनात्मक में देखिए, जब जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो तो अस्थायी प्रवास, जब अस्थायी प्रवास हो, इसका मतलब ये है कि जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, ठीक है, मृत्यु दर से जब अधिक होगी जन्म दर में तो धनात्मक होगा। सिंपल सी पॉइंट ये धनात्मक होगा, क्योंकि जब जन्म ज़्यादा लेंगे मृत्यु कम होगी तो धनात्मक होगा। जब अस्थायी प्रवास हो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अस्थायी प्रवास के मतलब कि अगर एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, यहाँ से कुछ जनसंख्या उठकर यहाँ चली जाती है, परमानेंट यहीं बस जाती है, तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि धनात्मक होगा। 2 पॉइंट है, एक तो जन्म दर के द्वारा वृद्धि हो सकती है, एक तो अस्थायी परमानेंट प्रवास करके भी वृद्धि यहाँ पे हो सकती है। इस बात को समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें ऋणात्मक में, ऋणात्मक मतलब ये है कि जन्म दर की जो जन्म दर है, अगर इसकी बजाय मृत्यु दर जो है वो अधिक हो जाए, है ना? मृत्यु दर अगर अधिक हो जाए, जैसे कोई विश्व युद्ध हो जाए, जैसे कि यूक्रेन और जो है रूस का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे मतलब कि जन्म तो कम लेंगे, अगर भयानक युद्ध हो जाए तो मरेंगे ज़्यादा ही, है ना? तो कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जनसंख्या परिवर्तन घटक, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। एक होता है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास होता है। सिंपल सी बात है कि जनसंख्या परिवर्तन घटक मतलब ये कि जनसंख्या परिवर्तन के कितने जनसंख्या प्रकार से कितने परिवर्तन हो सकते हैं। तो एक जन्म के द्वारा परिवर्तन हो सकता है जनसंख्या में, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा जो है प्रवास के द्वारा। ये 3 कारण हैं। आपसे पूछा सकता है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक बताइए, तो ये जन्म दर और मृत्यु दर प्रवास बताएंगे। जनसंख्या परिवर्तन के 3 तत्व बताइए, तब भी यही होगा, ठीक है, ये तीनों होगा। तो इस तरह से उसको समझ सकते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे जन्म दर। जन्म दर में आप अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, किसी वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं। और मृत्यु दर, किसी वर्ष में विशेष मृत्यु की जो संख्या होती है उसे मृत्यु दर कहा जाता है। प्रवास का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर चला जाए तो उसे जो है प्रवास कहा जाता है। और वो प्रवास जो होते हैं, कभी कभी एग्जाम पे 2 क्वेश्चन यहाँ से और बन जाएंगे कि प्रवास क्या होता है। तो प्रवास का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके बस जाना प्रवास कहलाता है। दूसरा पॉइंट, प्रवास 2 प्रकार का होता है, एक उत्प्रवास, एक अप्रवासी, दूसरा जो है उत्प्रवासी। अप्रवासी का मतलब ये होता है प्रवासी जो नए स्थान पर गए हों। अप्रवासी मतलब कि जो नए स्थान पर गए हों उसे अप्रवासी कहेंगे। और उत्प्रवासी मतलब जो प्रवासी जो किसी स्थान से बाहर चले जाते हैं, ठीक है? जब वो प्रवासी स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उसे जो है उत्प्रवासी कहा जाता है। और जब किसी नए स्थान पर जाते हैं तो उसे अप्रवासी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये है कि जनसंख्या जनसंख्या को जो है प्रवास प्रवास जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए जनसंख्या जो है, यानी जो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछ सकता है कि प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो प्रतिकर्ष कारक ये है और ये है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में जब अंतर पूछेगा तो कैसे लिखेंगे इसको? देखिए प्रतिकर्ष लिखा हुआ है, प्रतिकर्ष कारक है ना, जब जो भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अन्य स्थान पर प्रवास कर जाते हैं। तो भैया हम कह सकते हैं इसका सिंपल सी पहचान ये है कि यहाँ पे अपकर्ष और प्रतिकर्ष लिखा है, तो अप मतलब होता है आना, अप मतलब आना। तो ऐसे क्षेत्र पे जो प्रवासी आएंगे उसे अपकर्ष कहेंगे, अप मतलब आना। और प्रति मतलब क्या होता है कि आपके प्रति हमारा व्यवहार, मतलब आपका व्यवहार अच्छा नहीं है इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं,
तो प्रति का मतलब ये होता है कि इस स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो जाते क्यों हैं? अगर बेरोजगारी होगी तब जाएंगे, युद्ध हो जाएगा तब जाएंगे, प्राकृतिक कोई आपदाएं आएंगी तब जाएंगे, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है तो, उपद्रव होगा तो। मतलब इसमें से अगर कोई भी ऐसा रीजन आता है जिसके कारण जनसंख्या को यानी मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, यानी अपकर्ष कारक की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे क्या है, रोजगार के अवसर है, शांति है, सुरक्षा है, अनुकूल जलवायु है, रहन सहन का उत्तम दशाएं हैं, तो यहाँ पे अपकर्ष के कारक में यहाँ पे चले आएंगे। जब कोई प्रदेश अन्य प्रदेश के लोग किसी अपने ओर आकर्षित करती है तो उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। इसकी सिंपल सी पहचान ये है कि अप मतलब आना होता है और प्रति मतलब आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ चले आएंगे कहाँ पे, अपकर्ष कारक की तरफ, ठीक है, जहाँ पे हमको सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो आई होप फ्रेंड्स इसको आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है बहुविकल्पीय में, तीसरा जो है पूछ सकता है अति लघु में, और चौथा जो पूछेगा, तीसरा जो पूछेगा वो पूछेगा लॉन्ग में। सीधा लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा यानी 6 नंबर का आएगा, तो 1 नंबर से 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे है जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाएं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताना है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो है जननांकीय, मतलब कि जन के जो जनसंख्या है उनके आंकड़ों को एक ऐसा सिद्धांत है जिसके द्वारा आपको बताना है कि कौन सा जो है जो आंकड़े हैं जनसंख्या के, कौन से विकसित देश में रहते हैं, कौन से विकासशील में, कौन से जो है अर्धविकसित में रहते हैं, और उनकी क्या अवस्थाएं हैं उनको दिखाना है कि अगर विकासशील है तो उसमें क्या जनसंख्या की स्थिति है, और अगर विकसित है तो उनमें क्या जनसंख्या की स्थिति है, और अगर अर्धविकसित है तो उनमें क्या जनसंख्या की स्थिति है, ये बताना है। सबसे पहला पॉइंट जो बहुकल्पीय क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से पहला ये बनेगा कि प्रथम अवस्था क्या दर्शाता है। इसमें ध्यान से अगर डायग्राम को भी देखते चलिए तो आपको आसानी से कुछ समझ में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्रथम अवस्था में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जन्म दर है वो उच्च है, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च है। अगर ये डायग्राम आप बनाते हैं तो आपको जो है परफेक्ट नंबर मिलता है यहाँ पे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पे पहली पॉइंट ये है कि उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। इसके बाद है अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश के आदिवासी हैं, और कुछ जो अर्धविकसित देश वाले हैं वो यहाँ पे वो देश शामिल होते हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से कृषि क्षेत्र में संलग्न है। दूसरा पॉइंट ये है कि अधिकांश लोग निरक्षर हैं, मतलब कि ये अनपढ़ के श्रेणी में आते हैं, और प्रौद्योगिकी का स्तर जो है निम्न टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है। महामारी और भुखमरी का जो स्तर है वो उसके कारण जो उच्च मृत्यु दर है। तो यहाँ पे जो पहली अवस्था दर्शाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहली अवस्था क्या दर्शाता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें द्वितीय अवस्था की, द्वितीय अवस्था में पूछेगा आपसे, यहाँ देख सकते हैं कि जो जन्म दर है वो धीरे धीरे घट रहा है, इसके मृत्यु दर भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है। तो शुरू में जन्म दर उच्च होता है लेकिन परंतु धीरे धीरे इसमें गिरावट आती है, देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे गिरावट आती है इसमें। इसके बाद जो होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखते हैं द्वितीय अवस्था में देख सकते हैं कि यहाँ पे जन्म दर जो है धीरे धीरे गिरावट आती है, मृत्यु दर में भी धीरे धीरे गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो शुरू में जन्म दर उच्च होती है लेकिन परंतु इसमें समय के साथ गिरावट आती है। वहीं बात करें मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर भी इसमें जन्म दर की तुलना में भी अधिक तेजी से गिरावट आती है। यहाँ पे देख सकते हैं अधिक तेजी से इसका गिरावट यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जैसे पेरू है, श्रीलंका है, केन्या है, ये सब देश इसमें आते हैं इसके अंतर्गत। अगर बात करें तृतीय अवस्था की, तो तृतीय अवस्था में देख सकते हैं कि यहाँ पे निम्न जो है मृत्यु दर है और निम्न जो है आपको जन्म दर दिखाई देगा। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों जो है तीव्र गति से गिरावट आ जाती है, दोनों निम्न हो जाते हैं। इस क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे कनाडा है, जापान है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी विकसित देश इसमें आते हैं। और शिक्षित जो जनसंख्या होती है वो नगरीय ज़्यादा होती है। यहाँ पे तकनीकी जो ज्ञान होता है, यहाँ पे तकनीकी जो स्तर होता है वो बहुत उच्च होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उच्च होता है। अगर नोट्स में बात करें, यहाँ पे जो नोट्स में लिखा गया है वर्तमान समय में विकसित राष्ट्र में जो है जन्म दर और मृत्यु दर ये दोनों निम्न होती हैं, निम्न हो गई हैं। विकासशील राष्ट्र में जनसंख्या की मृत्यु दर में घट रही है, लेकिन जन्म दर अभी भी कंट्रोल नहीं है, जिससे जनसंख्या तेजी से वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कलेक्ट किए हैं, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर जो आपको मिल जाएगा, काबिल बना दो सिविल के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, डिस्क्रिप्शन जो है में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप
जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।